जैसा कि आप जानते हैं हम उड़ान झारखंड ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं। 9000 प्रश्नों का महासागर है यह बुक और इस बुक को पूरे तरीके से हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। और आज हमारा छठवां दिन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पूरा बुक कवर करवाया जाएगा। बस केवल आपको डेली ध्यान से इसको सुनना है। डेली 1 घंटे का आपके लिए ये वीडियो आता है, आपको इसे सुन लेना है। और साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस भी झारखंड जीके की चलाई जा रही है और बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं। तो जब तक हमारा क्लासेस से रिलेटेड थ्योरी है तब तक हम लोग एमसीक्यू करेंगे, फिर आपको थ्योरिटिकल पोर्शन भी मिलेगा। अभी एग्जामिनेशन का जैसा कि सुगबुगाहट सुनने को मिल रहा है, तो एग्जामिनेशन 31 जुलाई को संभव नहीं है, अगस्त में होगा। तो आराम से हम लोग इसे कवर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी यानी कि जो आप लोग जानते होंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। अब उस पार्टी का झारखंड में क्या योगदान है या फिर झारखंड में इसका क्या इम्पैक्ट प्रभाव है, चलिए इसको देखते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समिति, याद रखिएगा प्रचार समिति की बात करी जा रही है यहाँ पर। तो झारखंड में पूछा जा रहा है कि बताइए झारखंड में, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी का जो प्रचार प्रसार होता है उस समिति का गठन किया गया था। तो देखिए देवकी प्रसाद सिन्हा और चंद्रिका प्रसाद वर्मा, देवकी प्रसाद सिन्हा और चंद्रिका प्रसाद वर्मा दोनों के नेतृत्व में प्रचार प्रसार समिति का गठन किया गया। और देखिए 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण बल्लभ सहाय को किस क्षेत्र से, तो देखिए कृष्ण बल्लभ सहाय को हजारीबाग वाले क्षेत्र से स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था। किसे? हजारीबाग वाले क्षेत्र से स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था कृष्ण बल्लभ सहाय को। अच्छा, हजारीबाग के कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद प्रदान किया गया था, तो उसको सचिव बनाया गया था। बिहार, देखिए हजारीबाग के कृष्ण बल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में सचिव का पद दिया गया था। क्या दिया गया था? सचिव का पद दिया गया था। निम्न में से किस व्यक्ति को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार प्रदान किया गया था? अच्छा, कौन सा व्यक्ति था जो संथाल परगना क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार उसे प्रदान किया गया था? तो ये थे आपके सोनार सिंह खरवार को। किसे? सोनार सिंह खरवार को संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार इन्हीं को दिया गया था। आगे देख लीजिए कि 1923 ईस्वी में दक्षिण संथाल परगना क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया था? तो ये आपके कौन थे? रामेश्वर लाल जी को। किसे दिया गया था? रामेश्वर लाल। तो आपको यहां से याद ये होना चाहिए कि छोटा नागपुर क्षेत्र में स्वराज पार्टी के प्रचार समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये आपके देवकी प्रसाद सिन्हा और चंद्रिका प्रसाद वर्मा में। बल्लभ सहाय को हजारीबाग से स्वराज पार्टी का सचिव चुना गया था, ठीक है। उसके बाद संथाल परगना क्षेत्र में स्वराज पार्टी का कार्यभार सोनार सिंह खरवार को और रामेश्वर लाल को दक्षिण संथाल परगना क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। और अब है ये खादी आंदोलन। तो देखिए झारखंड क्षेत्र में किस विधायक ने, झारखंड क्षेत्र के किस विधायक ने विधानसभा परिषद में, बिहार विधानसभा परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव 1924 ईस्वी में रखा था? तो ये आपके नीलकांत चटर्जी थे। कौन थे? नीलकांत चटर्जी जी थे। सिंहभूम के आदिवासियों ने सन 1924 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हाट कर न देने का आंदोलन किया था? तो ये आपके कौन थे? विष्णु माहुरी। कौन? विष्णु माहुरी के नेतृत्व में सिंहभूम के आदिवासियों ने 1924 ईस्वी में हाट कर न देने से, मतलब हाट कर देने से इनकार कर दिया। अच्छा, किसके नेतृत्व में झारखंड के विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने हेतु खादी डिपो की स्थापना की गई थी? तो ये आपके कौन थे? सरला देवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सरला देवी के नेतृत्व में। याद रखिएगा सरला देवी के नेतृत्व में झारखंड के अलग अलग स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने के लिए खादी डिपो की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ने किस स्थान पर खादी मेला का शुभारंभ किया था? तो ये किया था आपका देवघर में। कहां पर? खादी मेला का शुभारंभ देवघर में अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज ने करी थी। टेम्पल नामक अंग्रेज इंजीनियर ने किस स्थान पर खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो ये आपका जमशेदपुर है। कहां पर? टेम्पल जमशेदपुर में, ठीक है। तो जमशेदपुर में टेम्पल नामक अंग्रेज ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन।
अब है साइमन कमीशन और आप जानते हैं कि साइमन कमीशन को लेकर के पूरे देशव्यापी विरोध हुआ था, तो झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा था। जैसा कि आप जानते हैं साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था और झारखंड में भी यहाँ आ गया। तो साइमन कमीशन झारखंड कब आया था? तो साइमन कमीशन झारखंड कब आया? 1928 में ही आया था। झारखंड में किस स्थान पर प्रमुखता से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? अगर इसकी बात करें किस प्रमुखता से, तो रांची में। ठीक है, ऐसे और भी जगहों पर इसका विरोध किया गया था साइमन कमीशन का, जैसे कि रांची के अलावे भी और जगहों पर किया गया था, लेकिन अगर मेनली अगर बात करें तो ये रांची में किया गया था। रांची में किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे और बहिष्कार करने का प्रस्ताव था? तो रांची में ये किसके नेतृत्व में था ऐसा भैया? तो ये आपका रांची में था एस के सहाय। और एस के सहाय का पूरा नाम श्याम कृष्ण सहाय। श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में अध्यक्षता में एक सभा का भी आयोजन किया गया था साइमन कमीशन के विरोध को लेकर कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। और श्याम कृष्ण सहाय के अध्यक्षता में नेतृत्व में भी साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। और एक बात याद रखिएगा कि पलामू का एक निवासी था कोढ़ा पंडा, ठीक है, कोढ़ा पांडे, और उसके नेतृत्व में भी रांची में साइमन कमीशन का अच्छे तरीके से विरोध हुआ था। ठीक है, तो देखिए किस वर्ष हजारीबाग में साइमन कमीशन का काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया था? तो हजारीबाग में साइमन कमीशन का काला झंडा दिखा करके विरोध हुआ था 1928 ईस्वी में। कहां पर? 1928 ईस्वी में हजारीबाग में काला झंडा दिखा करके विरोध हुआ था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपके नेतृत्व में हुआ था देवकीनंदन लाल और पीसी मित्रा। ठीक है, देवकीनंदन लाल और पीसी मित्रा, इन दोनों के नेतृत्व में पीसी मित्रा, देवकीनंदन लाल के नेतृत्व में लोगों ने काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया था हजारीबाग में 1928 ईस्वी में। अच्छा, किसके नेतृत्व में रांची में साइमन कमीशन का व्यापक विरोध भी किया गया था? तो देखिए हमने अभी देखा एस.के. सहाय, श्याम कृष्ण सहाय और कोहड़ा पांडे के नेतृत्व में भी हुआ था, जो कि पलामू के निवासी थे। ठीक है, जो कि पलामू के निवासी थे। रांची में साइमन कमीशन का नेतृत्व करने वाले कोढ़ा पांडे कहाँ के निवासी थे? तो ये पलामू के थे। कहाँ के? पलामू के थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपका है मजदूर आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं कि जब राष्ट्रव्यापी स्तर पर आंदोलन हो चुका था, तो उस समय मजदूर लोग भी अपना जो स्थिति है उसको सुधारने के लिए क्या किया कि अलग अलग जगहों पर इसने भी आंदोलन किया। इसके लिए अलग अलग यूनियंस बने, तो उसके बारे में है। तो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना, जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना। याद रख लीजिएगा 1920 में जो गठन हुआ था जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का, तो उसमें नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था आपका एन हल्दर, जिसको कि एस एन हल्दर भी आप कहते हैं, एस एन हल्दर, और व्योमेश चक्रवर्ती। तो याद रखिएगा जमशेदपुर में 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और किसके नेतृत्व में? तो एस एन हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती, एस एन हल्दर और व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में। 1928 ईस्वी की बात है, टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स का हड़ताल समाप्त कराने में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये आपके थे सुभाष चंद्र बोस जी। 1928 ईस्वी में टाटा आयरन और स्टील वर्कर्स के हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत ज़्यादा मतलब एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और इसके बाद क्या होता है कि जमशेदपुर में सुभाष चंद्र बोस आते हैं और उन्हें जमशेदपुर में ही टाटा लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी चुन लिया जाता है। ये बात हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, कह रहा है कि किस वर्ष झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था? अच्छा, झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा, झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था किसकी अध्यक्षता में? तो ये आप जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में 1929 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना 1938 में हुई थी। अभी हमने देखा जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन 1920 में और टाटा वर्कर्स यूनियन, याद रखिएगा इधर आपको क्या होना है कि
कंफ्यूज नहीं होना है, टाटा वर्कर्स यूनियन का 1938 ईस्वी में। टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? अच्छा, टाटा वर्कर्स यूनियन की स्थापना आपका किया था अब्दुल बारी सिद्दीकी ने। किसने? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया था। अच्छा, जमशेदपुर स्थित गोलमुरी के एक टीन प्लेट कंपनी, ठीक है, गोलमुरी के टीन प्लेट कंपनी में मजदूरों ने किस वर्ष हड़ताल कर दी थी? तो मजदूरों ने हड़ताल किया था 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में हड़ताल किया और खत्म कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में। कब? 1938 ईस्वी में। तो जमशेदपुर में क्या बोलते हैं, टीन प्लेट कंपनी में मजदूरों ने 1929 में हड़ताल किया और ये खत्म कब हुआ था? तो ये खत्म हुआ जाकर के 1938 ईस्वी में। अब हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप जानते होंगे कि जो नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो क्या झारखंड में उसका प्रभाव नहीं पड़ा था? तो जी हाँ, पड़ा था। तो उसको हम लोग देखते हैं, सविनय अवज्ञा। 13 अप्रैल 1930 को 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग कितने स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था? तो ये आपका था लगभग 50 स्थानों पर। कितने स्थानों पर? लगभग 50 स्थानों पर नमक बनाकर 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया था। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहां था? तो सीधी सी बात है, रांची था। कहां पर? रांची। तो झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो रांची, और इसके अलावा हजारीबाग, पलामू, सिंहभूम, संथाल परगना, इन सभी क्षेत्र में था, लेकिन रांची इसका प्रमुख केंद्र था। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 ईस्वी की बात करें तो रांची में किस संगठन ने स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया था? 26 जनवरी 1930 को रांची में किस संगठन ने स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो ये आप जानते होंगे, तरुण संघ ने। किसने? तरुण संघ ने। और जब दूसरे चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1932 ईस्वी में, तो उस समय तरुण संघ पर बैन लगा दिया जाता है। ये आगे की बात है। 26 जनवरी 1930 को रांची में स्वाधीनता दिवस मनाने के अवसर पर निम्न में से किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो ये किसने फहराया था? तो डॉक्टर पूर्णचंद्र मित्रा, जो पीसी मित्रा हैं, उन्हीं के द्वारा 26 जनवरी 1930 को रांची में भी स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, लाहौर अधिवेशन। और उसी समय ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि भारतवर्ष में 26 जनवरी को क्या किया जाएगा? पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो झारखंड भी इससे अछूता नहीं रहा। 26 जनवरी को अलग अलग जगहों पर 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो रांची में पीसी मित्रा के नेतृत्व में इसने झारखंड क्या फहराया था? राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है। 8 अप्रैल 1930 ईस्वी की बात है। चुटिया में इनमें से किसकी अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया था? तो ये थे आपके नागरमल मोदी। 8 अप्रैल 1930 को चुटिया में नागरमल मोदी की अध्यक्षता में क्या किया जाता है? एक सभा का आयोजन किया जाता है। याद कर लीजिएगा, नागरमल मोदी। सविनय अवज्ञा आंदोलन दौरान रांची में कब स्वदेशी सप्ताह मनाया गया? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में सितंबर 1930 में स्वदेशी आंदोलन, देखिए इससे इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, सितंबर स्वदेशी आंदोलन। किससे? सितंबर स्वदेशी आंदोलन। और जवाहर क्या बोलते हैं कि स्वदेशी सप्ताह और जवाहर सप्ताह नवंबर 1930 में। तो देखिए, नवंबर 1930 में जवाहर सप्ताह, याद रखिएगा, और सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह अपनाया गया था। देखिए, धीरे धीरे आप लोगों ने जो पहला क्लास इसका डाला गया था, तो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत तेजी से हो रहा है। तो धीरे करेंगे तो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो बहुत लंबा वीडियो करना नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसे भी एग्जाम के टाइम तक पूरे अच्छे से इसको कवर कर लिया जाएगा। आप लोग परेशान नहीं होइएगा। ठीक है। तो आपको ध्यान से केवल सुनना है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में कब जवाहर सप्ताह का आयोजन किया गया था? तो जवाहर सप्ताह 1930 नवंबर में, और सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह। ठीक है। कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा व्यक्ति है जो कि हजारीबाग में नमक बनाकर झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी? किसने? तो कृष्ण बल्लभ सहाय ने। किसने? कृष्ण बल्लभ सहाय ने झारखंड के हजारीबाग में नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है। देखिए, अब कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में किस स्थान पर नमक बनाने हेतु कृष्ण बल्लभ सहाय को 1 वर्ष कारावास दी गई थी? तो सबसे पहले आपको यह याद रखना होगा कि किसने नमक कानून तोड़ करके नमक बनाने की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हजारीबाग में किसने करी? कृष्ण बल्लभ सहाय ने। कौन से स्थान पर इन्होंने किया था? तो खजांची तालाब। याद रखिएगा, खजांची तालाब में नमक बनाने के कारण, मतलब नमक कानून को तोड़कर खजांची तालाब में इन्होंने बनाया था, तो वहां उनको 1 वर्ष की सजा हुई थी। कितने? 1 वर्ष की सजा सरकार के द्वारा दी गई थी। और यह कमीना सरकार था। कौन सा? ब्रिटिश सरकार उस समय हमारे ऊपर शासन कर रहा था। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग में
किसके नेतृत्व में संथालों ने अपनी सहभागिता दर्ज की थी? तो ये थे आपके बंगम माड़े। बंगम माड़े या फिर बंगम मांझी भी कहा जाता है, इसको बोल सकते हैं आप बंगम मांझी, ठीक है। बंगम मांझी या फिर बंगम माड़े, इसके नेतृत्व में क्या होता है कि हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु हजारीबाग जेल में किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका लिखी थी? तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने। किसने? राम वृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिख करके सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए हजारीबाग के जेल से ही कैदी नाम का पत्रिका लिखा था, ठीक है। आगे देख लेते हैं कि जो इनमें से किस व्यक्ति ने हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत काटकर कपड़ा तैयार किया था? तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद है। याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जी हजारीबाग केंद्रीय कारागार में सूत काटकर, सेंट्रल जेल में सूत काटकर कपड़ा तैयार वहां पर इन्होंने किया था। किस व्यक्ति ने जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था ननी गोपाल मुखर्जी ने। जमशेदपुर में क्या किया था? जो क्या बोलते हैं कि ननी गोपाल मुखर्जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। जमशेदपुर में किसने किया नमक सत्याग्रह का क्या बोलते हैं नेतृत्व? ननी गोपाल मुखर्जी। अच्छा चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर कांग्रेसियों ने जंगल काटकर सरकार के प्रति अपना विरोध प्रकट किया? तो ये कहा था चक्रधरपुर। याद रखिएगा, चक्रधरपुर में कांग्रेसियों ने जंगल काटकर, इसे कहा जाता है जंगल सत्याग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, जंगल सत्याग्रह किसने किया? कांग्रेसियों ने किया। सरकार के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए चक्रधरपुर में जंगल सत्याग्रह किया, जंगल काटकर, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि जमशेदपुर में किस तिथि को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, देखिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। तो जमशेदपुर में 5 मार्च 1931 को उसके विरोध में यहां पर हड़ताल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व पलामू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार दोनों ने किया था। नमक सत्याग्रह का क्या बोलते हैं कि नेतृत्व कहां पर? पलामू में। हमने देखा हजारीबाग में किसने किया था? कृष्ण बल्लभ सहाय ने किया था, ठीक है। एक मिनट। और पलामू में किसने किया? तो चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार दोनों ने किया था। देखिए किसके नेतृत्व में झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? तो देखिए संपूर्ण किसान आंदोलन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था, ये किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो आपका यदुवंश सहाय के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? यदुवंश सहाय के नेतृत्व में ये चलाया गया था, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि झारखंड की महिलाओं ने किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो ये है आपका सैल बाला राय जो कि संथाल परगना वाले क्षेत्र में, याद रखिएगा संथाल परगना वाला क्षेत्र में सैल बाला राय के नेतृत्व में आप ये कह सकते हैं झारखंड में महिलाओं ने सैल बाला राय के नेतृत्व में बढ़ चढ़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किया? हिस्सा लिया, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या कह रहा है कि निम्न में से किस महिला को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में गिरफ्तार किया गया था? अच्छा, महिला को भी गिरफ्तार किया गया था। जी हां, महिला को भी गिरफ्तार किया गया था और उन महिलाओं में से थी सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था और वो उन महिलाओं में थी सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी, ये सारी की सारी महिलाएं थी। किस व्यक्ति ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया था? तो ये आपके थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। संथाल परगना वाले क्षेत्र में देखिए अभी हमने देखा यदुवंश सहाय के नेतृत्व में क्या किया गया था? संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था। झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन जो है यदुवंश सहाय के नेतृत्व में, और स्वामी सहजानंद सरस्वती की बात करें तो किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया था स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पर संथाल परगना वाले क्षेत्र में। अच्छा, स्वामी सहजानंद जो सरस्वती हैं वो संताल परगना कब आए थे? तो संताल परगना स्वामी सहजानंद सरस्वती 1938 ईस्वी में आए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती संथाल परगना 1938 ईस्वी में आए थे। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम के दौरान नीचे दिए गए किस व्यक्ति ने लाठीचार्ज होने के बावजूद हजारीबाग में झंडा फहराया था? तो ये थे आपके कृष्ण बल्लभ सहाय। कृष्ण बल्लभ सहाय जी ने हजारीबाग में झंडा लाठीचार्ज होने के बावजूद 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया था, ठीक है।
कहा जा रहा है कि देखिए किसके नेतृत्व में दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया। तो दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया था महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में। दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में। किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया? तो दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया 1941 ईस्वी में। दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया 1941 ईस्वी में। वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर में कांग्रेसियों के द्वारा जंगल काटे जाने की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, जंगल सत्याग्रह के नाम से। किस नाम से? जंगल सत्याग्रह के नाम से। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में नीचे दिए गए किसके नेतृत्व में चौकीदारी कर, देखिए चौकीदारी कर हम नहीं देंगे, और ऐसा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? और यह चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। तो यह किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महादेव पांडे और चमन लाल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? महादेव पांडे और चमन लाल के नेतृत्व में यह चलाया गया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। एक मिनट, यहां पर हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में यहां पर चौकीदारी कर न देने का आंदोलन जो चलाया गया था, तो वो किसके नेतृत्व में? तो उसमें जेएल सौ भी थे, मथुरा सिंह भी थे, सीताराम दुबे भी थे, सरस्वती देवी भी थी, महादेव पांडे और चमन लाल। मतलब महादेव पांडे चमन लाल तो थे ही थे, लेकिन साथ में सीताराम दुबे भी था, सरस्वती देवी भी थी, जेएल सौ थे और मथुरा सिंह थे। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए आगे देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग केंद्रीय कारागार में बंद महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी ने नीचे दिए गए कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी? तो ये आपके निकाला गया था कौन सी हस्तलिखित पत्रिका? तो आपका कारागार। देखिए कैदी निकाला गया था किसके द्वारा हस्तलिखित पत्रिका? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। और ये जो क्या बोलते हैं कारागार निकाला गया था किसके द्वारा? तो महामाया प्रसाद सिन्हा और भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा, महामाया इसके द्वारा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन जो 1940 में हुआ है कांग्रेस का, तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। यह कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 53वां 53rd अधिवेशन जो हुआ है वो किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये आपका कहां पर किया गया था? झारखंड राज्य में। और झारखंड के रामगढ़ में 1940 का रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ, ये आईएनसी का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 53rd अधिवेशन था। ठीक है, अब देखिए झारखंड के रामगढ़ में कब से कब तक कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो ये आपका था 19-20 मार्च 1940। 19-20 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो रामगढ़ में। कहां पर? रामगढ़ में। झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन आयोजन किया गया था। यह कौन सा अधिवेशन था? तो 53वां था। कितना था? 53वां। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए झारखंड में 1940 में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आजाद ने। किसने? अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में नीचे किस व्यक्ति ने सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन में सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? प्रस्तावित किया था। 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ये आपके थे सुभाष चंद्र बोस। 1940 ईस्वी में रामगढ़ का अधिवेशन हो रहा था और उस समय अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन के दौरान किस राष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया? तो यह किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका? फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसके द्वारा? तो यह किया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान, 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान याद रखिएगा किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? तो ये आपका रखा गया था रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान किस पार्टी की आधारशिला रखी गई थी? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है,
नीचे दिए गए मतलब कहा जा रहा है कि किसने रामगढ़ की कांग्रेस अधिवेशन के दौरान रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी थी। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला एम.एन. रॉय ने रखी थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला एम.एन. रॉय ने रखी थी रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। ठीक है, अब देखिए रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के सभा स्थल का नाम क्या रखा गया था। तो रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन का सभा स्थल का नाम रखा गया था मजहर नगर। क्या रखा गया था? मजहर नगर। ठीक है, मजहर नगर। चलिए, और ये किसके नाम पर रखा गया था? तो मजहरुल हक के नाम पर रखा गया था। मजहरुल हक के नाम पर रखा गया था। ठीक है, मजहर नगर। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में सभा स्थल के मुख्य द्वार का नाम क्या रखा गया था। तो मुख्य द्वार का नाम रखा गया था बिरसा मुंडा द्वार। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में मुख्य द्वार का नाम रखा गया था बिरसा मुंडा द्वार। रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से पहले नीचे दिए गए किसने खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया था। तो खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ महात्मा गांधी ने किया था। किसने? खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ महात्मा गांधी ने किया था। रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन से पहले किस तिथि को महात्मा गांधी रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन से पहले किस तिथि को किया गया था। तो ये किया गया था 14 मार्च 1940 को। और रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ? 19-20 मार्च 1940 को। ठीक है, अच्छा, 1940 में जो रामगढ़ का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उससे पहले कब कांग्रेस विषयक निर्वाचन समिति का बैठक का आयोजन किया गया था। तो ये किया गया था आपका 17 से 19 मार्च को। 17 से 19 मार्च को कहा जा रहा है कि 17 से 19 मार्च 1940 को 17 से 19 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस विषयक निर्वाचनी समिति इलेक्टोरल कमिटी की बैठक के प्रथम दिन नीचे दिए गए किसके द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपका किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। देखिए 17 से 19 मार्च 1940 को रामगढ़ में कांग्रेस विषयक इलेक्टोरल कमिटी निर्वाचनी समिति का बैठक का पहले दिन क्या किया गया था, यानी कि 17 मार्च को भारत और विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब देखिए रामगढ़ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत एवं विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव का अनुमोदन निम्न में से किसने किया था? अच्छा, अनुमोदन किसने किया था? तो ये आपका किया था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्ताव रखा था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अनुमोदन उसका किसने किया, यानी कि उस पर भाषण किसने दिया या उसका किया? तो वो किया जवाहरलाल नेहरू ने। 1940 ईस्वी में रामगढ़ के 1940 ईस्वी में देखिए अनुमोदन जो यहाँ पर है, अनुमोदन का मतलब भाषण नहीं होता। देखिए क्या हुआ, प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया, यानी कि उसके समक्ष रखा किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अनुमोदन का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अप्रूव करना, ठीक है, सैंक्शन करना, पास करवाना। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। ठीक है, अच्छा 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे ये आपके क्या बोलते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वागत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागत समिति के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह और सैयद महमूद दोनों थे। तो देखिए मौलाना अबुल कलाम की आजाद की अध्यक्षता में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष कृष्ण सिंह और सैयद महमूद दोनों थे। कृष्ण सिंह और सैयद महमूद दोनों थे। अब आगे देखिए क्या लिखा जा रहा है कि रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वागत सचिव के महासचिव कौन थे? तो स्वागत सचिव के महासचिव थे अनुग्रह नारायण सिंह। अध्यक्ष कौन? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन? तो उपाध्यक्ष थे आपके सैयद महमूद और कृष्ण सिंह। सैयद महमूद और हाँ, तो ये हो गया कृष्ण सिंह। और उसके बाद जो आपके उपाध्यक्ष कौन महासचिव कौन थे? तो महासचिव थे अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि 1940 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में स्वागत समिति के पदाधिकारी कौन थे? तो स्वागत समिति का पदाधिकारी था अंबिका कांत सिंह। अंबिका कांत सिंह स्वागत समिति के पदाधिकारी थे। और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन के प्रचार पदाधिकारी कौन थे? तो प्रचार पदाधिकारी थे आपके ज्ञानचंद्र सोढ़ी। प्रचार पदाधिकारी ज्ञानचंद्र सोढ़ी थे। अच्छा, 1940 ईस्वी के रामगढ़ अधिवेशन में कौन सी महिला स्वयं सेविका थी? तो महिला स्वयं सेविका जो थी ये आपका भ्योजो भटवर्कर, प्रेमा कंटक, सरला देवी, इंद्रमती जुनाज, तारा पटवर्धन, यानी कि ये सारी की सारी महिलाएं जो थी 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में स्वयं सेविका थी। कौन कौन? भ्योजो भटवर्कर, प्रेमा कंटक, सरला देवी, इंद्रमती जुनाज, तारा पटवर्धन। ठीक है,
अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन, यह हम देखेंगे अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन। अच्छा, इसमें क्या है कि रामगढ़ के किस स्थान पर, एक मिनट, रामगढ़ के किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था आपका बिहिटा में। कहां पर? बिहिटा में, रामगढ़ के बिहिटा में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा के नेतृत्व में अखिल भारतीय विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1940 में, जिस समय रामगढ़ का कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी समय ये किया गया था। और रामगढ़ के ही बिहिटा में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में मुख्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो मुख्य प्रस्ताव स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन तो आपको मैंने अभी समझा दिया। ठीक है, इनमें किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपका सरदुल सिंह कविश्वर के रूप में। सरदुल सिंह कविश्वर ने किया था। ठीक है, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कांग्रेस के नीतियों की आलोचना करना, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए जनता के अधिकारों को प्रमुखता देना। तो ये दोनों उद्देश्य जो था, ये अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का उद्देश्य था। किसके नेतृत्व में किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में किया गया था। भारत छोड़ो से आजादी तक अब हम देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची में किस तिथि को हड़ताल किया गया था? तो रांची में 9 अगस्त 1942 को हड़ताल किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची में 9 अगस्त 1942 को हड़ताल किया गया था। रांची के किस नेता को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये आपका नारायण चंद्र लहिरी थे, नारायण चंद्र लहिरी। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है 18 अगस्त 1942 को टाना भगतों ने किस स्थान पर एक थाने को जला दिया था? तो ये आपके जला दिया था बिशुनपुर में। कहां पर? बिशुनपुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदगा के किस विद्यालय में छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो ये राष्ट्रीय झंडा फहराया था नदिया उच्च विद्यालय में। कहां पर? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोहरदगा के नदिया उच्च विद्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। किसके द्वारा? विद्यार्थियों के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही हजारीबाग के किस नेता को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये किया गया था राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह दोनों को। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही हजारीबाग के राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, हजारीबाग से थे। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को किस दिन गिरफ्तार किया गया था? तो ये गिरफ्तार किया गया था 10 अगस्त 1942 को। देखिए, 9 अगस्त 1942 को यहां शुरू हुआ और हजारीबाग के राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को 10 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से गिरफ्तार राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को किस जेल में रखा गया था? तो ये हजारीबाग जेल में रखा गया था। कहां पर? हजारीबाग जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी के नेतृत्व में नीचे दिए गए किस स्थान पर एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो यह विशाल जुलूस हजारीबाग में निकाला गया था। कहां पर? हजारीबाग में निकाला गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग में जुलूस निकालने के लिए सरस्वती देवी को किस तिथि को अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था? तो यह किया गया था 11 अगस्त 1942 को। देखिए, सुखलाल सिंह और नारायण सिंह को जो गिरफ्तार किया गया था, सुखलाल सिंह और नारायण सिंह को, इसको 10 अगस्त को किया गया और 11 अगस्त को सरस्वती देवी को कर दिया गया। ठीक है, कर लिया गया गिरफ्तार। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नीचे दिए गए किसके नेतृत्व में झारखंड की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया? तो ये सरस्वती देवी ही थी। किसने? सरस्वती देवी के नेतृत्व में। अब देखिए, 11 मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण झारखंड के किस जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? तो याद रखिएगा, हजारीबाग जेल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण झारखंड के हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। अब आगे देखते हैं।
हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण किस तारीख को, किस दिन हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे? तो कौन फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ किस जेल से? हजारीबाग से। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और किस तारीख को? तो 9 नवंबर 1942 को। कौन दिन? 9 नवंबर 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ हजारीबाग जेल से फरार होने वाले नेताओं में से कौन शामिल थे? तो ये आपके जो नेताएं थे, जो नेताओं में शामिल थे, सालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला। याद कीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे 9 नवंबर 1942 को। सालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में। योगेंद्र, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब यहाँ पर जो है कि कहा जा रहा है कि किसके साथ? जयप्रकाश नारायण के साथ कौन से और लोग जो है भाग गए थे? तो इनमें से 5 लोग थे, याद रखिएगा। सालिग्राम सिंह थे, गुलाबी सोनार थे, रामानंद मिश्र थे, सूरज नारायण सिंह थे, योगेंद्र शुक्ला थे। लेकिन यहाँ पर और कोई ऑप्शन मतलब नहीं दिया गया है, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे? ठीक है, तो कुछ कुछ मिसप्रिंट हुआ है बुक में। यहाँ पर देखिए, रामावतार शुक्ला गलत है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, तो ये हो जाएंगे सालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जपला के मजदूरों ने नीचे दिया गया किसके नेतृत्व में हड़ताल रखी थी? तो जपला के मजदूरों ने किसके नेतृत्व में? तो याद रखिएगा, मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में। किसके? मिथिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जपला के मजदूरों ने हड़ताल रखा था। ठीक है, अच्छा, किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पलामू में सक्रिय भागीदारी की थी? तो कौन सी वो महिला थी? तो आपका महिला की अगर बात करें तो ये थी कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। कुमारी राजेश्वरी सरोज दास जो कि महिला थी और इस आंदोलन में बहुत मतलब इसका सक्रिय भागीदारी था। किसका? कुमारी राजेश्वरी सरोज दास जी का। कुमारी राजेश्वरी सरोज दास जी। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नीचे दिए किस तिथि को ब्रिटिश सरकार के द्वारा डाल्टनगंज स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया? तो यह कर लिया गया था 10 अगस्त 1942 को। 10 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे। देखिए, कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नीचे दिए गए किसके नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह कर दिया था? तो जमशेदपुर में विद्रोह किया था रामानंद तिवारी के नेतृत्व में। सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि किस व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में 60 सदस्यों की इनकलाबी सिपाही दल का गठन किया था? तो ये आपका कौन था? रामानंद तिवारी के। ठीक है, रामानंद तिवारी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में 3 से 11 सितंबर तक सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी? तो ये आपके कौन थे? तो ये आपका रामचंद्र पालीवाल और नैयर, इन दोनों के नेतृत्व में। याद रखिएगा कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 3 से 11 सितंबर तक सफाई कर्मियों ने हड़ताल की थी, ये था आपका रामचंद्र पालीवाल और नैयर, ये दोनों। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से किस स्थान पर मद्रासी और उड़िया मजदूरों ने जुलूस निकाला था? तो ये आपका मद्रासी और उड़िया लोगों ने जुलूस निकाला था आपका घाटशिला में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घाटशिला में, झारखंड की घाटशिला में मद्रासी और उड़िया लोगों ने जुलूस निकाला था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र में किस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो याद रखिएगा, किस नेता को? तो विभूति भूषण दास गुप्ता को, वीर राघवाचार्य को, पूर्णेंदु भूषण मुखर्जी को। तो ये सभी नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया था। विभूति भूषण गुप्ता, वीर राघवाचार्य, पूर्णेंद्र भूषण मुखर्जी, इन सभी को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया? तो देवघर में जुलूस निकाला गया था विनोदानंद झा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? विनोदानंद झा के नेतृत्व में। और कहां पर? देवघर में। कहां पर? देवघर में निकाला गया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को किस व्यक्ति को भिकना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था? तो भिकना पहाड़ी से गिरफ्तार किया गया था आपका विनोदानंद झा को। किसे? विनोदानंद झा को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अब देखिए 24 कहां से गिरफ्तार किया गया था? भिकना पहाड़ी से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विनोदानंद झा को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका भागलपुर जेल में। कहां पर? भागलपुर जेल में रखा गया था। ठीक है, अब देखिए झारखंड के किस क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया गया था? तो ये आपका किया गया था सरवन देवघर में। कहां पर? झारखंड के सरवन देवघर में। देवघर के, झारखंड के देवघर जिले के सरवन जगह पर
एक समानांतर सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नीचे दिए गए किसके नेतृत्व में दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था आपका सरस्वती जाम्बवंती देवी और प्रेमा देवी, इन दोनों के नेतृत्व में। देखिए, दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था जाम्बवंती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जाम्बवंती देवी तथा प्रेमा देवी के नेतृत्व में कौन सी किस दिन विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था आपका 19 अगस्त 1942 को। 19 अगस्त 1942 को जाम्बवंती देवी तथा प्रेमा देवी के नेतृत्व में झारखंड के दुमका में क्या किया गया था? झारखंड के दुमका में विशाल जुलूस का आयोजन किया गया था। ठीक है, दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कृष्णा प्रसाद ने किया था। दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कृष्णा प्रसाद ने किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में किस जत्थे का गठन किया गया था? तो ये किया गया था आपका पहाड़िया जत्था का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में पहाड़िया जत्थे का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद नेतृत्व में गठित पहाड़िया जत्था कितने भागों में विभाजित था? तो ये था आपका 5 भागों में। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका में कृष्णा प्रसाद ने पहाड़िया जत्थे का गठन किया और ये 5 भागों में विभाजित था। 5 भागों में विभाजित था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संताल परगना क्षेत्र में नीचे दिए गए किस महिला नेता को पुलिस ने गोली मार दी थी? और ये पुलिस कौन थे आप तो जानते ही हैं, तो बिरजी देवी को गोली मार दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संताल परगना क्षेत्र में किस महिला नेता को गोली मार दी गई थी? तो बिरजी देवी को गोली मार दी गई थी। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में नीचे दिए गए किस व्यक्ति की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई थी? तो ये आपका था कौन? अरसरफी लाल के नेतृत्व में। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को यहां पर दे रहा है कि जामताड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सत्यकाली बाबू ने। किसने? सत्यकाली बाबू ने जामताड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोड्डा जिले में किस डॉक्टर ने घायल स्वतंत्रता सेनानियों का उपचार किया था? तो ये किया था आपके डॉक्टर ननिलाक्ष मंडल ने। किसने? डॉक्टर ननिलाक्ष मंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोड्डा जिले में किस डॉक्टर ने घायल स्वतंत्रता सेनानियों का उपचार किया था? तो ये था ननिलाक्ष मंडल। कौन? ननिलाक्ष मंडल। अब आगे देख लेते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड के किस जिले के आदिवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया? तो ये था आपका सिंहभूम। हमने पहले भी देखा है, सिंहभूम के आदिवासियों ने हाट कर देना बंद कर दिया। ठीक है, हाट कर देना बंद कर दिया था। कहां के आदिवासियों ने? सिंहभूम के आदिवासियों ने। ठीक है, अब देखिए, कहा जा रहा है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से आदिवासियों को बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल किया? तो ये आपका कौन था? प्रफुल्ल चंद्र पटेल, पीसी पटेल, प्रफुल्ल चंद्र पटेल। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहाड़िया सरदारों के सहयोग से आदिवासियों को बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल किया किस व्यक्ति ने? तो प्रफुल्ल चंद्र पटेल ने। प्रफुल्ल चंद्र पटेल ने। अब देखिए, कहा जा रहा है कि प्रफुल्ल चंद्र पटनायक से प्रभावित होकर एक पहाड़िया प्रफुल्ल चंद्र पटनायक यहाँ पर, तो ये प्रफुल्ल चंद्र पटेल नहीं, पटनायक ही है। ठीक है, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। ठीक है, तो ये देखिए, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक के से प्रभावित होकर पहाड़िया परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गया था। तो ये कौन था भाई? तो ये था आपका बादलमल पहाड़िया। देखिए, बादलमल पहाड़िया अपने घर में एकमात्र पुरुष था। ठीक है, और वो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक से प्रभावित होकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गया था। ठीक है, शामिल हो गया था। अब देखिए, बादलमल पहाड़िया, याद रख लीजिएगा नाम को। ठीक है, बादलमल पहाड़िया जो कि एक पहाड़िया परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य था तथा भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ था, किस जेल में दी गई टॉर्चर के कारण, यातनाओं के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी? तो ये आपका कौन सा? तो गोड्डा जेल में। याद रखिएगा, बादलमल पहाड़िया जो एक पहाड़िया परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य था, भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुआ था किससे प्रभावित होकर के? तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक से प्रभावित होकर के, और जेल में जब इसे भर दिया गया था तो उसको वहां बहुत सारा टॉर्चर किया गया और इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। किसका? बादलमल पहाड़िया का। ठीक है, बादलमल पहाड़िया का। देखिए, अब कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले संथाल परगना के नेता प्रफुल्ल चंद्र पटनायक को कितने वर्षों की सजा सुनाई गई थी? तो यह सुनाया गया था आपको 16 वर्षों की सजा। कितने? 16 वर्षों की सजा। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से नीचे दिए गए कौन सी पत्रिका
पत्रिका का संपादन किया गया था? तो ये किया गया था साइक्लोस्टाइल बुलेटिन। साइक्लोस्टाइल बुलेटिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से साइक्लोस्टाइल बुलेटिन का पत्रिका का संपादन किया गया था। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि साइक्लोस्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का संपादन किस व्यक्ति ने किया था? तो ये किया था हरिराम गुटगुटिया ने। किसने? हरिराम गुटगुटिया ने देवघर से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान साइक्लोस्टाइल बुलेटिन का क्या किया था? संपादन किया था। झारखंड के जामताड़ा में, झारखंड के जामताड़ा में खून तथा आंसू नामक इश्तिहार के माध्यम से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपके नरसिंह राय ने। किसने? नरसिंह राय ने। देखिए झारखंड के जामताड़ा में, झारखंड के जामताड़ा में खून खून तथा आंसू नामक इश्तिहार से के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किसने किया था? नरसिंह राय ने। कहा जा रहा है कि बताइए नीचे दिए गए किस व्यक्ति को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुमला थाना में झंडा फहराने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये किया गया था आपका गणपत लाल खंडेलवाल और देवेंद्र कुमार। याद कीजिए कि गुमला थाना में झंडा फहराने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था गणपत लाल खंडेलवाल को और देवेंद्र कुमार को। आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में नीचे दिए गए किस नेता को सबसे अंत में गिरफ्तार किया गया था? तो ये आपके कौन से नेता थे? ये थे आपकी वाचस्पति त्रिपाठी, वाचस्पति त्रिपाठी। ठीक है। अच्छा, किस महिला को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन तीनों बार गिरफ्तार किया गया? तो ये थी आपकी सरस्वती देवी। महिला सरस्वती देवी थी जिनको असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन तीनों बार गिरफ्तार किया गया था। रॉयलेट एक्ट के विरोध में रांची में इनमें से किसके नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था? अच्छा, रॉयलेट एक्ट के विरोध में रांची में किसके नेतृत्व में, इनमें से किसके नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था? तो ये किया गया था बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी दोनों के नेतृत्व में। रॉयलेट एक्ट के विरोध में रांची में किसके नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था? तो ये किया गया था बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी के नेतृत्व में। ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि रॉयलेट एक्ट के विरोध में पलामू में जिला स्कूल के शिक्षक ने अपने छात्रों के साथ उपवास रखा था। तो ये कौन थे? रामदीन पांडे। रामदीन पांडे ने अपने छात्रों के साथ उपवास रखा था रॉयलेट एक्ट के विरोध में, रॉयलेट एक्ट के विरोध में। देखिए रॉयलेट एक्ट बहुत बुरा नियम था, कानून था। इसके बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा कि रॉयलेट एक्ट क्या था, जिसमें कि आप जानते हैं कि आपके पास जिस भी तरीके से बस आपको पुलिस जब चाहे तब उठा लेगी, तो इसको क्या कहा जाता था और ये किस लिए आया था? तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। अच्छा, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1919 में की गई थी। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब करी गई थी? तो 1919 ईस्वी में करी गई थी। पलामू जिला कांग्रेस किसकी कमेटी की स्थापना किस वर्ष करी गई थी? तो 1919 ईस्वी में, याद रखिएगा। अब देखिए कहा जा रहा है कि पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई थी आपके बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे दोनों के द्वारा। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे दोनों के द्वारा करी गई थी। रांची में किस साल कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया था? तो रांची में किया गया था आपका 1920 में कांग्रेस कमेटी का गठन। ठीक है, रांची में 1920 में। अच्छा, हजारीबाग में किस वर्ष कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया? तो हजारीबाग में भी 1920 में। देखिए रांची में 1920 में, हजारीबाग में 1920 में और पलामू में कब किया गया? 1919 में, जिला कांग्रेस कमेटी का। और पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक तथा भागवत पांडे के नेतृत्व में करी गई थी। ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। कहा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935, आप लोग इसके बारे में जानते ही होंगे कि संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें इस भारत शासन अधिनियम के बहुत सारे एक्ट इसका झलक दिखता है। पूरी तरह से छोटा सा संविधान ही था एक तरह से भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में झारखंड में हुए क्षेत्रीय विधायिका के चुनाव में आदिवासियों के हित के लिए कितनी सीटें रिजर्व्ड थी? तो आदिवासियों के लिए जो सीटें थी वो 6 सीटें रिजर्व थी। आदिवासियों के लिए 6 सीटें रिजर्व थी भारत शासन अधिनियम के तहत जो चुनाव हो रहा था 1937 में। ठीक है। अच्छा, 1937 में झारखंड में हुए क्षेत्रीय चुनाव में से किस आदिवासी प्रत्याशियों की जीत सामान्य सीटों पर हुई थी? अच्छा, किस आदिवासी? तो देखिए देवेंद्र प्रसाद सामंता, इग्नेश बेक और बोनीफस लकड़ा, ये तीनों की तीनों आदिवासी थे लेकिन इनकी जीत सामान्य सीटों पर हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, देवेंद्र प्रसाद सामंता, इग्नेश बेक तथा बोनीफस लकड़ा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में कि इनमें से किस संगठन को मिलाया गया था? तो किस संगठन को मिलाया गया था? ये मिलाया गया था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में छोटा नागपुर उन्नति समाज को,
छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को, और हो मालतो मारंग सभा, तीनों को छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में मिलाया गया था, यानी कि तीनों मिल करके ही बना था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1938 ईस्वी में। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन 1938 ईस्वी में किया गया था। किस वर्ष छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम परिवर्तित करके छोटा नागपुर आदिवासी सभा कर दिया गया था? तो किस वर्ष किया गया था भैया? ये किया गया था 1939 ईस्वी में, 1939 में। 1939 ईस्वी में गांगपुर क्षेत्र में भू बंदोबस्त के कानून व मालगुजारी में वृद्धि के खिलाफ हुए आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, ये याद रखिएगा, सुनिए। 1939 ईस्वी में गांगपुर क्षेत्र में भू बंदोबस्त के कानून व मालगुजारी के में वृद्धि के कारण खिलाफ आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व किया था निर्मल मुंडा ने। कब? 1939 ईस्वी में। कब, कैसे, क्यों? तो गांगपुर क्षेत्र में भू बंदोबस्त के कानून व मालगुजारी में वृद्धि के कारण, ठीक है, ये हुआ था निर्मल मुंडा के नेतृत्व में। अब देखते हैं 25 अप्रैल 1939 को निर्मल मुंडा के नेतृत्व में किस गांव में आदिवासियों की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? तो 25 अप्रैल 1939 को निर्मल मुंडा के नेतृत्व में किस गांव में आदिवासियों की एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था आपका आमको सिमको गांव में। किसमें? आमको सिमको गांव में, ठीक है। अच्छा, किस महिला ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान दुमका में सत्याग्रह किया था? तो ये आपकी थी महादेवी केजरीवाल। महादेवी केजरीवाल दुमका में व्यक्तिगत सत्याग्रह के में सत्याग्रह की थी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे। कहा जा रहा है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर कहा जा रहा है कि गीतांजलि पुस्तक जो कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की नोबेल पुरस्कार इसको मिला था गीतांजलि को, तो गीतांजलि पुस्तक में झारखंड की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का चित्रण किया गया है और गीतांजलि के कुछ हिस्सों की रचना रांची में की गई थी। तो इससे ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख गांधीवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस शहर में नजरबंद किया गया था? तो यह किया गया था झारखंड के रांची में। मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंद रखने हेतु किस वर्ष रांची लाया गया था? तो किस वर्ष रांची लाया गया था? तो ये आपका था 1916 में। वर्ष 1916 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को किस स्थान से रांची लाकर नजरबंद कर दिया गया था? तो ये लाया गया था कोलकाता से। मौलाना अबुल कलाम आजाद को कोलकाता से 1916 में रांची ला करके इनको नजरबंद कर दिया गया था, ठीक है, नजरबंद इनको कर दिया गया था। कहां से? कोलकाता से। अब आगे देख लेते हैं कि किस वर्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद को नजरबंदी से मुक्त किया गया? तो ये किया गया था 1919 में, यानी कि 1916 में लाया गया, 1919 में 3 साल तक इन्हें रांची में नजरबंद किया गया था। अब देखिए कहा जा रहा है कि रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना किसने की? तो रांची में अंजुमन इस्लामिया की स्थापना अबुल कलाम आजाद ने की थी, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना किसने की? तो रांची में मदरसा इस्लामिया की स्थापना अबुल कलाम आजाद ने ही की थी, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। नजरबंदी से रिहा होने के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची से किस स्थान के लिए प्रस्थान कर गए? तो ये रांची से कोलकाता से लाया गया था और कोलकाता के लिए ही प्रस्थान कर गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किस प्रेस को बेचकर उससे प्राप्त धनराशि का प्रयोग रांची में मदरसा की स्थापना हेतु किया था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो था, ये 23 को अल बेलाग प्रेस को बेचकर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मदरसा के लिए रांची में एक मदरसा का स्थापना किया था इसने, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि 1923 ईस्वी में इनमें से किस व्यक्ति को प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिनिधि चुना गया था? तो ये कहा जा रहा है कि 1923 ईस्वी में इनमें से किस व्यक्ति को प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रतिनिधि चुना गया था? तो ये था आपका कृष्ण बल्लभ सहाय को। किसे? जो कि हजारीबाग से थे, कृष्ण बल्लभ सहाय, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के इनमें से किस नेता को स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला? तो ये आपके कौन थे? तो ये कृष्ण बल्लभ सहाय और विनोदानंद झा दोनों थे, ठीक है।
कहा जा रहा है कि मानभूम में झंडा सत्याग्रह क्यों किया गया था। तो मानभूम में झंडा सत्याग्रह किया गया था कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष की गिरफ्तारी के विरोध में। कांग्रेसी नेता अतुल चंद्र घोष की गिरफ्तारी के विरोध में। तो हम लोग अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब हमारा झारखंड के इतिहास का केवल एक वीडियो आएगा, ठीक है, और उसमें हमारा पूरा झारखंड के इतिहास का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग या तो झारखंड का ज्योग्राफी, कि झारखंड का ज्योग्राफी का जो थ्योरी क्लास अभी चल रहा है, झारखंड में वन तक हमने देखा है, अभी वन प्रबंधन है, थोड़ा सा प्राणी संरक्षण है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा जो है पार्ट को देख करके हम फिर उसका एमसीक्यू को लगाना स्टार्ट करेंगे, या आप बोलेंगे तो इसी तरह से स्टार्ट रहेगा और थ्योरी भी आ जाएगा। तो आप जैसा बोलिए, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए आप, और देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, उसमें आपको क्या करना है, मैसेज करना है इसके पूरे बुक का जो पीडीएफ मैं आपको बनाता हूँ, वो पीडीएफ जैसे कि झारखंड का ज्योग्राफी या जो भी पीडीएफ यहाँ पर मैं पीपीटी पर बनाते हैं, तो वो पीडीएफ आपको तो ऐसे ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। लेकिन अगर आपको ये बुक को खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। पूरे 450 की बुक है, आपको लगभग 350 में मिलेगा। और अगर आपको हमसे चाहिए पूरा का पूरा बुक, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ये दिया गया है, ठीक है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा और आपको ये बुक वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा पूरा का पूरा बुक। एकदम लेटेस्ट एडिशन वाला ये बुक है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। तो आप जा करके किसी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं, ठीक है, और पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा बुक को अच्छे से कवर कराया जाएगा, ठीक है, और थ्योरी क्लास भी झारखंड का ज्योग्राफी जो बचा है उसको कंप्लीट करा के स्टैटिक जीके, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि स्टैटिक जीके थोड़ा करवा दीजिए, तो स्टैटिक जीके का 10 दिन का क्लास आएगा स्टैटिक जीके, और एक एक घंटा या डेढ़ डेढ़ घंटा में स्टैटिक जीके कवर करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को करते रहें, एग्जाम जब भी हो, लेकिन पढ़ाई आपको करते